हे एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रियम्बल का टॉपिक जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट के अंडर आता है। ये टॉपिक यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस ब्रीफ येट क्लियर एक्सप्लेनेशन को ज़रूर कवर करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। देखो, अगर आप कोई भी बुक उठा के देखो, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक हो या फिर कोई नॉवल, तो उसके स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है। इस इंट्रोडक्शन के चैप्टर में जो कंटेंट पूरी बुक में दिया गया है उसकी एक झलक सी दी जाती है, यानी कि उस बुक में आप क्या क्या पढ़ोगे उसका एक ब्रीफ आइडिया दिया जाता है। इस इंट्रोडक्शन को कई बुक्स में प्रीफेस भी बोला जाता है। अब टेक्स्ट बुक्स और नॉवेल्स की तरह जो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो भी और कुछ नहीं बल्कि बुक्स ही होती हैं, और बाकी सभी बुक्स की तरह कॉन्स्टिट्यूशंस में भी एक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन का सेक्शन होता है जिसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंटेंट दिया गया है उसे बहुत ही ब्रीफ में समराइज किया जाता है। ये जो इंट्रोडक्शन का सेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशंस में, इसे प्रियम्बल बोलते हैं। सो प्रियम्बल इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल में क्या कंटेंट होता है? प्रियम्बल में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की समरी होती है। जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स या फिर एसेंस होता है वो मेंशन होता है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किस तरह का पॉलिटिकल सेटअप फॉर्म किया गया है, जैसे कि डेमोक्रेसी है या फिर डिक्टेटरशिप। अगर डेमोक्रेसी है तो फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या फिर इनडायरेक्ट, एक्सेट्रा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कौन कौन सी वैल्यूज प्रमोट की गई है, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, एक्सेट्रा। किस तरह की सोसाइटी बनाने की कोशिश करी गई है, ये सारी चीजें प्रियम्बल में बहुत ही ब्रीफ में मेंशन होती है। और इसी वजह से प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड भी बोला जाता है, क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करता है। बिकॉज प्रियम्बल के थ्रू हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चीजें पता चलती हैं। सो प्रियम्बल को बोला जाता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था N.A. पालकीवाला के द्वारा, जो कि एक काफी फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। एक बात यहाँ याद रखना कि ऑल्दो प्रियम्बल सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस में ही मेंशन होता है, लेकिन प्रियम्बल सभी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन नहीं होते। जैसे कि इंडिया और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रियम्बल है, लेकिन वहीं सऊदी अरेबिया और न्यूजीलैंड के कॉन्स्टिट्यूशंस में हमें प्रियम्बल देखने को नहीं मिलता। और कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रियम्बल का सेक्शन डालने वाला सबसे पहला कंट्री है यूएसए। इसके बाद कई कंट्रीज ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रियम्बल का सेक्शन डाला, जिसमें इंडिया भी एक कंट्री है। अब यह है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इस प्रियम्बल के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। देखो, एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है, सबसे सुप्रीम होता है। देश में सभी इंस्टीट्यूशंस, सभी लॉज, सभी पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही फ्रेम होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये अथॉरिटी आई कहाँ से? ये अथॉरिटी आई है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल की पहली लाइन में मेंशन्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने फॉर्म किया है, जो कि है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के सभी लोगों ने मिलकर। सो कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो सुप्रीम अथॉरिटी है इसका सोर्स है इंडिया के लोग, जिन्होंने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। नेक्स्ट कंपोनेंट है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। जिस तरह का इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाने की कोशिश करी जा रही है उसके प्राइमरी फीचर्स क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया एक सोवरेन कंट्री होगा, सोशलिस्ट कंट्री होगा, सेक्युलर कंट्री होगा, इंडिया में डेमोक्रेसी होगी और इंडिया एक रिपब्लिक होगा। ये सभी प्राइमरी फीचर्स मिलकर हमें एक आइडिया देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंडियन स्टेट का किस तरह का नेचर बनाया जा रहा है। ये 5 पॉइंट्स हम एक एक करके आगे देखेंगे। सो दिस वाज द सेकंड कंपोनेंट, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, जो हमें प्रियम्बल से पता चलता है। इसके बाद प्रियम्बल का थर्ड कंपोनेंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बेसिकली 4 तरह की क्वालिटीज या फिर वैल्यूज या एट्रीब्यूट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंडियन सिस्टम और सोसाइटी में प्रमोट किए जाएंगे। और इन 4 वैल्यूज को प्रमोट करना
और इंडियन सोसाइटी में एस्टैब्लिश करना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। ये 4 क्वालिटीज या वैल्यूज है: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इन क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स को भी हम एक एक करके आगे देखेंगे। अब लास्ट कंपोनेंट है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है नवंबर 26, 1949। इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस एनफोर्स किए गए थे और बाकी के प्रोविजंस 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किए गए थे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारे प्रियम्बल में जो जो चीज़ें मेंशन्ड है, जैसे कि इंडिया एक सेक्युलर सोवरेन कंट्री होगा या फिर इंडिया में इक्वालिटी और लिबर्टी जैसी क्वालिटीज प्रिवेल करेंगी, ये सब चीज़ें ली गई हैं एक डॉक्यूमेंट से जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसेस है उसके शुरू होने से पहले। मतलब जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था तब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू भी नहीं हुआ था। इस डॉक्यूमेंट में इंडिपेंडेंट इंडिया का एक विजन मेंशन था और वो सब चीजें मेंशन थी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते थे और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे थे। प्रियम्बल में जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट वाला कंपोनेंट है और साथ में जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट्स में जो जो चीजें मेंशन है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही ली गई है। अब एक एक करके जितनी भी टर्म्स मेंशन हैं प्रियम्बल में उन सबको देखते हैं। पहला है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इंडिया एक सोवरेन या इंडिपेंडेंट कंट्री है, यानी कि इंडिया किसी और कंट्री के अंडर नहीं आता। इन अदर वर्ड्स, इंडिया किसी भी और कंट्री की डोमिनियन या डिपेंडेंसी नहीं है। इंडिया के ऊपर किसी और कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी नहीं है और इंडिया पूरी तरह से अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कर सकता है। अब क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है तो इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एक फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है या फिर अपनी खुद की टेरिटरी का एक हिस्सा किसी फॉरेन कंट्री को दे सकता है, और इसके लिए इंडिया को किसी और कंट्री की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, टेरिटरीज की लेन देन में इंडिया को किसी भी कंट्री से परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन या इंडिपेंडेंट कंट्री है। यहाँ एक बात याद रखना कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है और साथ ही में इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ग्रुप का भी मेंबर है जिसको हेड करता है ब्रिटिश क्राउन, और इन दोनों मेंबरशिप से इंडिया की सॉवरेनिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। इंडिया इज स्टिल अ कंप्लीटली सोवरेन कंट्री। सोवरेनिटी के बाद नेक्स्ट टर्म है सोशलिस्ट। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रेफरेंस दी इंस्टेड ऑफ कैपिटलिज्म, बिकॉज सोशलिज्म की आइडियोलॉजी सोसाइटी में इक्वालिटी और सोशल जस्टिस जैसी एट्रीब्यूट्स को एस्टैब्लिश करने पर फोकस करती है। और इंडिया जैसा देश जहां इंडिपेंडेंस के टाइम सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी थी और सोसाइटी का एक बड़ा सेक्शन पॉवर्टी में था, वहां सोशलिज्म जैसी आइडियोलॉजी ज़्यादा सूटेबल थी। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी डालने के अलावा हमारे लीडर्स ने कांग्रेस के 1955 के अवध सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें सोसाइटी को सोशलिस्ट पैटर्न पर एस्टैब्लिश करने का प्रपोजल रखा गया। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सोशलिज्म की आइडियोलॉजी एस्टैब्लिश करी गई और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है उसमें सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट डाला गया। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में स्पेशली डीपीएसपीस में हमें सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से रिलेटेड प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, लेकिन जो प्रियम्बल में सोशलिस्ट टर्म है इसको 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। अब एक और चीज यहाँ हमें देखनी है कि जो सोशलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो किस तरह का सोशलिज्म है। क्या वो स्टेट या कम्युनिस्ट सोशलिज्म है जो कि यूएसएसआर में फॉलो किया जाता था, या फिर और किसी और तरह का सोशलिज्म है। जहां तक कम्युनिस्टिक या स्टेट सोशलिज्म की बात है तो इसमें सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को नेशनलाइज कर दिया जाता है, यानी कि सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है और साथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम भी अबॉलिश कर दिया जाता है, यानी कि सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम पर होती है। ये स्टेट सोशलिज्म इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया गया क्योंकि ऐसा सिस्टम एक डेमोक्रेसी में सूट नहीं करता, इसलिए इंडिया में एक अलग तरह का सोशलिज्म अडॉप्ट किया गया जिसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसके अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। सो इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो किया जाता है और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। एक बात यहाँ मेंशन करने वाली ये है कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिन्हें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन या फिर एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं, इसके बाद इंडिया ने कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा टिल्ट लिया और सोशलिज्म का जो सेटअप था इसे थोड़ा डाइल्यूट कर दिया।
अब नेक्स्ट टर्म है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म दो तरह के होते हैं, नेगेटिव सेक्युलरिज्म और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म में जो स्टेट या फिर गवर्नमेंट है उसका किसी भी रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, और किसी भी रिलीजन का स्टेट के अफेयर्स में किसी भी तरह से इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी कि कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। इंडिया में इस तरह का सेक्युलरिज्म फॉलो नहीं किया जाता। इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सभी रिलीजन्स को स्टेट या फिर गवर्नमेंट से सेम स्टेटस और सपोर्ट मिलेगा। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन और उसको फॉलो करने वाले लोगों को सप्रेस ना किया जाए। सोशलिस्ट टर्म की तरह ही सेक्युलर टर्म भी प्रियम्बल में शुरू से नहीं थी, इसे भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया है। नेक्स्ट टर्म है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक सेटअप जो होता है ये बेस्ड होता है ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम पावर है वो जनरल पब्लिक के पास होती है, यानी कि डेमोक्रेसी के सेटअप में द अल्टीमेट पावर इज विद पीपल। डेमोक्रेटिक सेटअप दो टाइप्स के हो सकते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, और लोग अपनी पावर का यूज करते हैं थ्रू 4 डिवाइसेस, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। इन 4 डिवाइसेस को 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सिस्टम हमें स्विट्जरलैंड जैसे देशों में मिलता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां लोग अपनी पावर का डायरेक्ट यूज नहीं करते और इंस्टेड कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जो कि लोगों के बिहाफ पर पावर का यूज करते हैं लॉस बनाने में और लॉस को इम्प्लीमेंट करने में। फॉर दिस रीजन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के 2 टाइप्स हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्शंस और पॉलिसीज के लिए, और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम फॉलो किया जाता है, और विद इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है। कुछ एस्पेक्ट्स जो इंडिया की डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को हाईलाइट करते हैं, इनमें आते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें सभी एडल्ट्स जो कि 18 या अबव की एज के हैं, इन सबको इलेक्शंस में वोट करने का राइट है। देन पीरियोडिक इलेक्शंस, जहां हर थोड़े इंटरवल पर सेंट्रल या स्टेट या फिर लोकल लेवल पर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। देन रूल ऑफ लॉ, जिसके अकॉर्डिंग लॉज या कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है और ये सभी के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। देन इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जब कोर्ट्स इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं तो फिर बिना किसी बायस के जस्टिस डिलीवर करते हैं। एंड अनदर वन इज लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, जिसको इंश्योर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14 से 18, जो कि इक्वालिटी के फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। जो मैंने आपको अभी डेमोक्रेसी का मतलब बताया, दैट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी वर्ड दिया गया है उसका एक ब्रॉडर सेंस है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अलावा सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी इंक्लूडेड है। जब एक सोसाइटी में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की वैल्यूज एस्टैब्लिश्ड होती हैं, तब वी कैन से दैट देयर इज सोशल डेमोक्रेसी, बिकॉज सोशल डेमोक्रेसी बेसिकली मीन्स अ वे ऑफ लाइफ which recognizes equality, liberty and fraternity। और वहीं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट टर्म है रिपब्लिक। डेमोक्रेसी को हमने क्लासिफाई किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज में, लेकिन डेमोक्रेसी को एक और तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडिटरी होता है या फिर इलेक्टेड। अगर हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी है तो फिर ये मोनार्की का सिस्टम है, और वही अगर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है लोगों के द्वारा, देन ये सिस्टम बनाता है रिपब्लिक का सिस्टम। क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड पर्सन है, इसलिए रिपब्लिक के सिस्टम में यूजुअली प्रिविलेज्ड क्लास की एब्सेंस होती है, और वही मोनार्की के सिस्टम में एक फैमिली रूल करती है जिसको प्रिविलेज्ड क्लास का स्टेटस दिया जाता है। सो मोनार्की में प्रिविलेज्ड क्लास प्रेजेंट होती है। इंडिया और यूएसए में रिपब्लिक का सिस्टम फॉलो किया जाता है और मोनार्की का सिस्टम ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है जस्टिस। प्रियम्बल में 3 तरह के जस्टिस मेंशन है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। यहाँ सोशल जस्टिस का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सिटीजन्स के बीच नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिटीजन्स ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, और इकोनॉमिक जस्टिस एम करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट करने का। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को जब हम मिला दें तो ये बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब थर्ड टाइप ऑफ जस्टिस है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स होंगे, पॉलिटिकल ऑफिसर्स का इक्वल एक्सेस होगा और गवर्नमेंट में इक्वल वॉइस होगी। ये तीनों फॉर्म्स ऑफ जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये इंस्पायर्ड है रशियन रेवोल्यूशन से, जो कि 1917 में रशिया में हुआ था।
और कॉन्स्टिट्यूशन ने इन तीनों फॉर्म्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने की कोशिश करी है थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के इन दोनों पार्ट्स के थ्रू सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट टर्म है लिबर्टी। लिबर्टी जिसको फ्रीडम भी बोला जाता है, यहाँ इसके दो मीनिंग्स है। पहला तो है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि अगर जैसे कोई इंडिविजुअल किसी प्लेस को विजिट करना चाहता है या फिर कोई प्रोफेशन में एंटर होना चाहता है तो फिर उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स या फिर बैरियर्स ना हो ये करने के लिए। और दूसरा है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, यानी कि इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जिससे उनकी कैपेबिलिटीज डेवलप हो, बिकॉज ऑफ विच वो ऐसी पोजीशन पर आ सके कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। अब ये जो लिबर्टी है, प्रियम्बल में इसकी 5 डायमेंशंस मेंशन है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये पांचों तरह की लिबर्टीज फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इंडियन सिटीजन्स को दी गई हैं। अब लिबर्टी का मतलब फ्रीडम तो है, लेकिन यहाँ एक बात याद रखना कि लिबर्टी का मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। यानी कि लिबर्टी डजंट मीन कि एक लाइसेंस मिल गया जिससे आपको जो करना है करो। अगर सिटीजन्स को पूरी छूट दे रहे कि कुछ भी करो तो फिर सोसाइटी में काफी इश्यूज खड़े हो सकते हैं। इसलिए ऑल्दो सिटीजन्स को लिबर्टी प्रोवाइडेड है, लेकिन इसके ऊपर लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस है। इन अदर वर्ड्स, जो लिबर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सिटीजन्स को दी गई है वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है, कई सारी रिस्ट्रिक्शन के साथ है। वन मोर थिंग, लिबर्टी का जो आइडिया है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। और लिबर्टी के साथ साथ 2 और टर्म्स जो प्रियम्बल में मेंशन है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये दोनों भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई है। नेक्स्ट टर्म है इक्वालिटी। इक्वालिटी को हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं, यानी कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है। और दूसरा पर्सपेक्टिव इक्वालिटी का ये है कि सभी इंडिविजुअल्स को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई हैं। सो इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट या फिर स्टेटस, जहां सबको एक जैसा स्टेटस दिया गया है और सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। साथ ही में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी इंडिविजुअल्स को सिमिलर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड है। और ये दोनों एस्पेक्ट्स, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। इसके अलावा इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस हैं या 3 टाइप्स हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है। सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। सिविक इक्वालिटी में आता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, जेंडर, रेस एक्सेट्रा के बेसिस पर। और सिविक इक्वालिटी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। इसके अलावा पॉलिटिकल इक्वालिटी डील करता है वोटिंग की एक्टिविटी में इक्वालिटी से। आर्टिकल 325 और 326 पॉलिटिकल इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। आर्टिकल 325 के अकॉर्डिंग किसी सिटीजन का नाम इलेक्टोरल रोल में से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स। और आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं और साथ में स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शंस कंडक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और जो थर्ड एस्पेक्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये प्रमोट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 में, जिसके अकॉर्डिंग दोनों मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जहां तक एक एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की बात है। और साथ ही साथ दोनों मेन और वुमेन को इक्वल पे मिलना चाहिए फॉर इक्वल वर्क, यानी कि जेंडर के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो दिस वॉज इक्वालिटी। अब लास्ट टर्म हमारे प्रियम्बल में है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेटर्निटी प्रमोट करता है थ्रू द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप और साथ में फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में इंक्लूडेड है, इनमें भी फ्रेटर्निटी प्रमोट करने की बात करी गई है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जिनमें से एक ये है कि हर सिटीजन की ड्यूटी है सोसाइटी में हार्मनी और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड को प्रमोट करने की। प्रियम्बल के अकॉर्डिंग फ्रेटर्निटी के थ्रू 2 चीजें एंश्योर होनी चाहिए। एक तो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हर इंडिविजुअल की डिग्निटी अपहोल्ड हो, और साथ में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि इंडिया में यूनिटी अमंग पीपल और देश की इंटीग्रिटी अपहोल्ड रहे ताकि कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म और सेसेशनिज्म जैसी टेंडेंसीज को टैकल किया जा सके और एक यूनाइटेड इंडिया बनाया जा सके। इनफैक्ट देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी बना के रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही आर्टिकल में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि स्टेट्स को इंडिया से सेसीड करने का या अलग होने का कोई राइट नहीं है। ये जो इंटीग्रिटी वर्ड है ये प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया है। सो बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में 3 वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सो ये थी सभी टर्म्स जो कि हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है।
अब अगर हम एक बार प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज प्रेजेंट है। साथ ही में प्रियम्बल में हमें जो ग्रैंड विजन था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, वो भी देखने को मिलता है। इन अदर वर्ड्स, प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स एस्पिरेशंस ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स। और क्योंकि हम प्रियम्बल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड पढ़ सकते हैं कि उनका इंटेंट और उनकी थिंकिंग क्या रही होगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, इसलिए प्रियम्बल की हेल्प से हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ज्यादा एक्यूरेटली इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1960 के बेरोबारी यूनियन केस में ये स्टैंड लिया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन 13 साल बाद 1973 में केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड चेंज किया और कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन को रीड और इंटरप्रेट किया जाना चाहिए प्रियम्बल के कंटेक्स्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये भी स्टैंड था कि ऑल्दो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रियम्बल जस्टिसिएबल है, यानी कि एनफोर्सिएबल है। प्रियम्बल का जो टेक्स्ट है वो कोर्ट्स के थ्रू एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। सेकेंडली, प्रियम्बल अपने आप में कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है। जो केशवानंदा भारती केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी प्रोविजंस की तरह ही अमेंड किया जा सकता है। लेकिन प्रियम्बल के वो पार्ट्स या कंटेंट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता। अब वन लास्ट थिंग, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बनाए गए और जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया देन उसको समराइज करके और साथ में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर प्रियम्बल फॉर्म किया गया। यानी कि ऑल्दो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में मेंशन्ड है, लेकिन जहां तक प्रियम्बल बनाने की बात है तो प्रियम्बल बनाया गया था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद। सो ये था प्रियम्बल का एक्सप्लेनेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।